शरद जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मेरी तो समझ में इतना आ रहा है, बहुत ही एक आम आदमी की भाषा में आपने कहा, और इससे बेहतर उदाहरण मेरे ख्याल से कभी डिस्कशन में नहीं आता है कि आज की हमारी जो हिंदुस्तान की हाईली क्वालिफाइड जनरेशन है, वो चांदी के चम्मच से खाने के चक्कर में वहाँ सोने के जूते खाने को तैयार है, लेकिन चैन से इज्जत के साथ भारत में रहने को राजी नहीं है। सबको सोने के जूते भी नहीं मिल रहे हैं, सबको नहीं मिल रहे हैं। कोई कोई वहाँ पर आपने अभी एक बात कही कि आईआईटी का इंजीनियर है, उसको यहाँ पर कॉल सेंटर में जॉब मिलती है, या कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। मैंने वहाँ पर आईआईटी के लोगों को वेटरगिरी भी करते देखा है। हालांकि मैं किसी काम को निम्न नहीं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब काम इज्जत लेकिन जब बात तार्किक तरीके से आ रही, लॉजिकली है कि आप जब पढ़ाई और आपकी काम, तो मैंने इंजीनियर्स को वहाँ वेटर का काम करते हुए भी देखा है, ये भी हुआ है। तो सोने के जूते भी नहीं पड़ते सबको। वहां जाके बर्तन धो लेंगे और यहाँ आपको कॉल सेंटर की नौकरी बुरी लगती है। नौकरी बुरी लगती है, बिल्कुल। ये कड़वी सच्चाई, आपने बहुत बहुत बढ़िया बात बोली है। ये एक कड़वी सच्चाई है। और मुझे लगता है कि लोगों को जो ये सपने देखते हैं कि विदेश जाएं, भारत में क्या रखा है, भारत में क्या रखा है, अरे यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये सोचना गलत है। और आप कुछ समय का इंतजार करिए, ये स्टेटमेंट बदलती दिखेगी आपको। हाँ, मतलब कुरुक्षेत्र में जब तक महाभारत नहीं होगा तब तक योद्धाओं की ताकत का एहसास नहीं होगा। भले ही एक तरफ कृष्ण की सेना खड़ी हो और दूसरी कृष्ण खड़े हों, लेकिन यहाँ जब पड़ेगी तभी पता लगेगी। और ये अगर टाइम रहते पता लग जाए तो नुकसान ना हो। शरद जी, पैसा बहुत है लोगों के पास आज भी भारत में, लेकिन लगाने का कुछ उन्हें जुगाड़ नहीं है। सोना, ये चांदी सब बहुत हैवी हो गए हैं। वो ये सोचते हैं कि हम एसआईपी में चले जाएं, बॉन्ड्स में चले जाएं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि भैया आज की तारीख में 5 साल बाद तक के लिए कि कहाँ जाए जिसके पास थोड़ा भी पैसा है? मुझे लगता है कि क्योंकि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मैं और मेरी आर्थिक टीम निरंतर विश्लेषण करती रहती है देश की अर्थव्यवस्था की और वैश्विक अर्थव्यवस्था की। मुझे लगता है कि आने वाला 2026, संजीव, वो कहीं कोई रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, मंदी की आहट सुनाई दे रही है। तो जब मंदी की आहट सुनाई दे, हमने शुरू में बात भी करी, अमेरिका की ग्रोथ रेट की बात करी, यूरोप के कुछ देश तो पहले ही मंदी में खड़े हुए, जापान मंदी में चला गया। तो जब मंदी की आहट सुनाई देती है, तो ऐसे में आपके निवेश की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी फर्क होती है। तो आपकी इजाजत से मैं उस फर्क स्ट्रैटेजी को बताना चाहूंगा, क्योंकि मंदी की आहट मुझे सुनाई दे रही है और मेरे कानों में शायद तेज सुनाई दे रही है। बाकी लोग क्योंकि उतना विश्लेषण नहीं करते तो उनको इतनी नहीं सुनाई। लेकिन खुल के ईमानदारी के साथ हमारा जो फर्ज है वो तो हम बता ही सकते हैं कि बता सकते हैं। समझना और एडॉप्ट करना ना करना वो आप पे है। दर्शकों का काम है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपने खून पसीने की कमाई को फैला कर रखें। फैला कर रखने से मतलब है कि एक ही एसेट क्लास में पैसे को ना लगाएं, खाली सोने चांदी में ना लगाएं, खाली शेयर्स में ना लगाएं, खाली एफडी में ना रखें, खाली आप रियल एस्टेट में ना लगाएं। आप, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, और ये मैं उदाहरण कई प्लेटफॉर्म्स पर देता हूं और मैं उस पर बरकरार रहना चाहूँगा क्योंकि यही सही, तो आप, हालांकि मैं साथ में एक बात जोड़ना चाहूँगा संजीव, कि हम यहाँ पर एक मात्र विश्लेषण और एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। आप निवेश अपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, यस, ये हमने क्लियर कर दिया, सलाह करके करिए, जैसा वो कहते हैं वैसे करिए। हम एक परिप्रेक्ष्य, मेरा सवाल था उसका आंसर कर रहे हैं जो आपके पास है। तो 20,000 रुपए एफडी, क्योंकि लिक्विडिटी रखनी जरूरी है। 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहते हैं लॉन्ग टर्म में सही है। AMFI जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, उसका ये टैग लाइन है, और वाकई में लॉन्ग टर्म में सही है, क्योंकि आप, और SIP आप कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आप कर रहे हैं, तो वाकई में सही है, और लंबे वक्त के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ 10-15 साल का होराइजन लेके चल रहा हूँ। तो थोड़ा एफडी में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके आप शेयर मार्केट में भी रखें। अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को आप चुनें, परंतु किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में। अब 60% हो गया, मैंने 20% एफडी में कहा, 20% मैंने आपको म्यूचुअल फंड कहा, 20% मैंने आपको शेयर्स में कहा, 20% आजकल जो चमकती वस्तु है सोने और चांदी में रखें। अब आपके 80,000 इस्तेमाल हो गए। आखिरी का जो 20% है, अब मैं आपको जो बताऊंगा बहुत हैरानी होगी सुन के, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए मात्र लिया था। आखिरी का 20,000 आप रियल एस्टेट में रखें। अब आपका छूटते ही सवाल आना चाहिए कि भाई 20,000 में कौन सी रियल एस्टेट आती है? हमारे तो टॉयलेट की फिटिंग्स भी नहीं आती इसमें, टॉयलेट दूर की बात है। ये आप एक सर एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता। नहीं, मैं एग्जाम्पल नहीं, मैं लिटरल भी बात कर रहा हूँ कि 20,000 में कौन सा रियल एस्टेट आता है। तो 2 नए प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में जो कि रियल एस्टेट छोटे अमाउंट से भी आपको घुसने का मौका देते हैं।
उनका नाम है रीट और इनविट। रीट है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा छोटा छोटा इकट्ठा किया जाता है, एक ट्रस्ट बनाई जाती है, एक SPV है, चल रही हैं कुछ भारत में। और वो क्या करते हैं, उस पैसा जब थोड़ा थोड़ा एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जब घड़ा भर जाता है वो कोई ऑफिस बिल्डिंग खरीद लेते हैं, उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, उसके किराए को वो सब लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। यही नहीं, बिल्डिंग की कीमत बढ़ जाती है तो उसको बेच भी देते हैं, उसके कैपिटल गेन को भी सब में बांट देते हैं। तो एक रीट है, एक इनविट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पहली वाली रियल एस्टेट ऑफिस बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगाती है, दूसरी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है। छोटे पैसे से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने 5 एवेन्यूज बताए। क्यों बताए संजीव? कि जब रिसेशन आता है तो रिस्क बढ़ जाता है, और जब रिस्क बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आप फैला के पैसे को लगाइए, लंबे वक्त के लिए लगाइए। कोई इस 5 में से कोई हो सकता है एकदम से चढ़ने लग जाए, कोई थोड़ी कम चढ़े, कोई गिर भी जाए। तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क इवनली स्प्रेड हो जाएगा। डॉक्टर शरद कोहली साहब, मेरे 2 सवाल और हैं चलते चलते, इसके बाद हम लोग विदा लेंगे। पहला सवाल, कुछ बैंक्स हैं देश की, कुछ नहीं, मोस्टली बैंक है, सभी बैंक के मैं कहूँगा, वो ये कहते हैं कि आप 5 साल के लिए हमको पैसा दीजिए, वन टाइम दीजिए चाहे ईयरली दीजिए, 5 साल बाद हम आपको इतना पैसा दे ही देंगे, बल्कि हम इससे भी ज्यादा देंगे। ये क्या है? देखिए, बैंक अगर ऐसा कह रहा है और वो रिकग्नाइज्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, रिजर्व बैंक सारे बैंकों को मॉनिटर करता है, तो वो 5 साल की जो अगर फिक्स डिपॉजिट ही कर सकता है, वो आपको कोई जादू तो कर नहीं सकता। या तो वो पैसा, कुछ बैंक्स, मैं आपको बता दूं संजीव, कुछ बैंक्स वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं और वो आपके पैसे म्यूचुअल फंड, यस, मैं वहीं आया, ये था, वो फिर म्यूचुअल फंड के एजेंट्स हैं। उन बैंकों के पास उन म्यूचुअल फंड्स की एजेंसीज हैं। तो वहां पर थोड़ी कई दफे सलाह बायस्ड भी हो जाती है, क्योंकि जिन म्यूचुअल फंड्स की उनके पास एजेंसी होगी, आपका पैसा वो वहीं लगवाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी टैग लाइन दे देता हूं, जहां भी 12 से 15% साल का रिटर्न से ज्यादा आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि दाल में कुछ काला है, और कहीं कहीं तो दाल ही काली निकल आती है पूरी की पूरी। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिटर्न जहां भी दिखाई दे, उस तरफ आप मत अट्रैक्ट होइए, उस तरफ आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है जो रातों रात पैसा डबल कर दे, 1 साल में डबल कर दे, कोई तरीका नहीं है ऐसा संजीव। तो इसलिए कंसिस्टेंट रिटर्न लीजिए। कम रिटर्न आए भले, ये स्वीकार है, पर ये स्वीकार नहीं है कि आपका पैसा डूब जाए। मैं आप ये अपना व्यक्तिगत बात बता देता हूं। व्यक्तिगत बात ये है कि शरद कोहली की ट्रोलिंग की जाए इस बात के लिए कि शरद कोहली ने सलाह दी थी और हमें रिटर्न कम आया, 12% आया, किसी दूसरे ने दी थी उसको 20% आया, ये मैं स्वीकार कर लूंगा। पर यह स्वीकार नहीं करूंगा कि शरद कोहली ने सलाह दी और मेरा पैसा डूब गया। मुझे लगता है उस ट्रोलिंग से ये वाली ट्रोलिंग बेहतर है। इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि खून पसीने की कमाई को आपको ज्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये 5, आप मेरे से किसी ने कहा कि साहब आप तो कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का भविष्य बहुत अच्छा है और ये आने वाले साल में भी चढ़ेगा, तो सारा पैसा आप क्यों नहीं बोलते कि भाई इसी में लगा दिया जाए, फिर आप मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप हाईली रिस्की एसेट्स में आप पैसा लगाएं। आप अपने सलाहकार से बात करें, निवेश जो आपको निवेश में मदद करते हैं उनसे बात करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात करिए। पर रिसेशन के दौरान में मल्टी एसेट एलोकेशन ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अलग अलग निवेश के संसाधनों में आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना रखें।